नमस्कार। आज हम फिजिक्स फर्स्ट में स्टैटिकल फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए इसके दो पार्ट है, एक क्लासिकल स्टैटिक्स, एक क्वांटम स्टैटिक्स, जिसे हम पहले डिस्कस करके आए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। आज हम क्लासिकल स्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में वर्णन करते हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिक प्रायिकता। क्या होती है ऊष्मागतिक प्रायिकता? इसकी परिभाषा किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। यानी उस स्थूल अवस्था में छोटी छोटी कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं संभव है, उन सब संख्याओं को हम ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। जिस प्रकार कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में हम कितने वस्तुएं रखते हैं, इन वस्तुओं की संख्या उस बॉक्स के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता होगी। इसको हम और समझाने की कोशिश करें। किसी दी गई कोष्टिका में उपस्थित कला बिंदुओं के क्रम को बदलने पर भी स्थूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। यानी उस कोष्टिका में, उस सेल के अंदर जिन पॉइंट को, जिन कणों को हम रख रहे हैं, यदि उनको आपस में बदल दें, ए की जगह बी कर दें, बी की जगह ए कर दें, तो स्थूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह केवल उनकी आंतरिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। अब हम इसकी गणना करने के लिए मोस्टली हम कम्यूटेशन परम्यूटेशन का उपयोग करते हैं। माना कि n कला बिंदुओं को एक से अधिक कोष्टिकाओं में व्यवस्थित करना है। हमारे पास जो पॉइंट है, जो कण है, जो वस्तुएं हैं, वो कैपिटल N है और उनको अनेक कोष्टिकाओं में व्यवस्थित करना है, उनको अरेंज करना है। n पॉइंट को परस्पर व्यवस्थित करने के लिए हम फैक्टोरियल n व्यवस्था हो सकती है, तरीके हो सकते हैं। इनमें से कणों को किसी भी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। किसी कोष्टिका में पहली स्थिति में हम n प्रकार से रख सकते हैं, दूसरी कोष्टिका के लिए n-1 हो सकता है, तीसरी के लिए n-2 हो सकता है। इस तरह से कंटिन्यू हम लास्ट कणों की संख्या 1 तक ले जा सकते हैं। अतः एक से अधिक कोष्टिकाओं में क्रमचय संभव है। अब हम किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अथवा स्थूल अवस्था की प्रायिकता यदि ज्ञात करना चाहें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, एंड दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। इस तरह से डैश 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 करके हम लास्ट तक ले जा सकते हैं। n1 प्रथम कोष्टिका में उपस्थित कणों की संख्या है, दूसरे में n2 है, तीसरे में n3 है। इस तरह से इनको हम आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ हर में जो संख्या लिखी गई है n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल्स, इसको हम गुणा करने के लिए पाई का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार जोड़ने के लिए हम सिग्मा काम में लेते हैं, गुणा करने के लिए हम पाई का काम में लेते हैं। सो W इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पाई n I फैक्टोरियल, वेयर I की वैल्यू जितने पार्टिकल से I इक्वल टू 1 2 आगे चेंज हो सकते हैं। और यदि 0 फैक्टोरियल है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। एक उदाहरण की समस्या है कि जिसमें माना है कि 2 कला कोष्टिकाएं फेस सेल है, जिसमें 4 कणों को A B C D को व्यवस्थित करना है। तो क्या तरीका हो सकता है? देखिए, पहली कोष्टिका को हमने नाम दिया Ni, दूसरी को हमने दिया Nj। तो पहले में हम चारों कणों को एक साथ रख सकते हैं, तो कुल कणों की संख्या माना Ni में 4 हो गई, तो दूसरी में 0 हो जाती है, तो दैट इज़ 4 0। दूसरी संभावना ये है कि 3 कणों को हम पहली में रखें, केवल एक कण को दूसरे में डाल दें। तीसरी संभावना ये है कि दोनों में बराबर बराबर 2 2 कर दें। चौथी संभावना ये है कि पहली कोष्टिका में पहले बॉक्स में हम एक ही कण डालें और दूसरे बॉक्स में हम 3 कण डाल दें। तो अंतिम संभावना ये है कि पहले बॉक्स में, पहली कोष्टिका में, पहले सेल में हम 0 ही डालें और सारे कण दूसरी कोष्टिका में डाल सकते हैं। इस प्रकार कुल 5 अवस्थाएं प्राप्त हो सकती है। अब हम इसमें ऊष्मागतिक प्रायिकता करने के लिए उस उदाहरण से देखें तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो इस स्थूल अवस्था में हो सकती है, ऊष्मागतिक प्रायिकता को हम लिख सकते हैं
W इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज़ फ्रॉम I टू n ni फैक्टोरियल्स। यहाँ देखें प्रथम अवस्था के लिए कितनी उष्मागतिक प्रायिकता होती है, तो W इक्वल टू ni इक्वल टू 4, nj इक्वल टू 0, क्योंकि पहले बॉक्स में पहले सेल में हमने 4 कण डाले ABCD और दूसरे में 0 है, तो इसलिए इस अवस्था की जो उष्मागतिक प्रायिकता आएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड नीचे भी हम 0 फैक्टोरियल को हम 1 लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू द 1। तो केवल एक ही तरीका है, एक ही प्रायिकता है इसकी, जिस तरह से हमने ये समझाया है कि ABCD चारों एक में आ गई और दूसरे में 0 है, I में 4 कण है और J में 0 है। दूसरी जो संभावना बनती है उसकी उष्मागतिक प्रायिकता निकालने के लिए W इक्वल टू ni3, nj इक्वल टू 1, सो दैट इज़ फॉर दिस वन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 1 फैक्टोरियल दैट इज ओनली द 1, सो दैट हैव द 4। सो इस प्रकार हमारे पास में 4 अवस्थाएं हो सकती है। वो कैसे होगी कि हम इन कणों को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बॉक्स में दिखाया है, पहले में ABC दूसरे में D आ गया। इनको हम चेंज करते हैं कि जैसे दूसरे में पहले D डाला, फिर C डाल सकते हैं, B डाल सकते हैं, A डाल सकते हैं, और बचे हुए कणों को हम I में ni में डाल सकते हैं, पहले वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये 4 तरीके से संभावना है। सो इसकी उष्मागतिक प्रायिकता हुई 4। तीसरी अवस्था में जब ni इक्वल टू 2, nj इक्वल टू 2, यानी दोनों बॉक्स में, दोनों सेल्स में 2 कण उपस्थित हो, तो इसके लिए जो उष्मागतिक प्रायिकता आती है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दिट इज 2 इंटू 2, सो दैट इज आर द 6 पोजिशंस। किस तरह से होगी, जिस तरह से ये बॉक्स बना रखे हमने, पहले में AB ऊपर वाले में, दूसरे में AC, तीसरे में AD, दूसरे में नेक्स्ट में BC BD CD हो सकता है। इस तरह से बची हुई जो कण है वो दूसरी बॉक्स में डाले जा सकते हैं। तो इसमें 6 अवस्थाएं, 6 तरीके संभव है। इसी प्रकार नेक्स्ट W इक्वल टू ni इक्वल टू 1 एंड nj इक्वल टू 3, अर्थात पहली बॉक्स में केवल 1 हो, पहले सेल में 1 हो और दूसरे में 3 हो, तो इसमें 4 अवस्थाएं हो सकती है। यह जैसे सेकंड केस में किया था, परंतु यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि जो एक एक कण वाले बॉक्स है वो 1 में ni में जाएंगे और जो 3 कणों वाले बॉक्स है वो नीचे आ जाएंगे, इतना ही फर्क है। एंड लास्ट W इक्वल टू 0.4, सो इसको हम कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आती है 1, जो पहले केस के लिए है। यहाँ पे I बॉक्स में 0 हो जाएगी और J बॉक्स में ABCD हो जाते हैं। इसके लिए एक अन्य फार्मूला भी काम में लेते हैं, मोस्टली जो आगे उपयोग में लाएंगे, जिसको हम स्टर्लिंग फार्मूला कहते हैं, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये तो हमने 2 बॉक्स के लिए 4 कणों की बात करी, परंतु हम जानते हैं कि गैस में कई प्रकार के अणु होते हैं, कई सारे होते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर हो सकते हैं। इस तरह से कहते हैं कि कणों की संख्या बहुत अधिक हो, तब हम सामान्य गणना से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब हम एक अप्रोक्सीमेशन फार्मूला काम लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। गैस में अणुओं की संख्या अत्यधिक होती है, अतः क्रम 6 फैक्टोरियल की गणना के लिए एक अप्रोक्सीमेशन काम में लेते हैं, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ दी xi फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x। दिस फार्मूला इज मोस्टली यूज्ड to calculate the factorials for the high numbers of the particles. Now there is an important distance, and that is in between the entropy and thermodynamics probability. एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए हम आगे वर्णन कर रहे हैं। बोल्ट्जमैन ने सांख्यिकी के मूलभूत जो पोस्टुलेट्स है उसके आधार पे एक उष्मागतिक राशि एंट्रोपी ज्ञात करते हैं, जो मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर है, तथा सांख्यिकी राशि की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम उष्मागतिक प्रायिकता काम में लेते हैं। तो इस बोल्ट्जमैन ने दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया। उष्मागतिक नियमों के अनुसार उष्मागतिक साम्यावस्था की अवस्था में एंट्रोपी अधिकतम होती है, मीन्स इन थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में जो इक्विलिब्रियम आ जाता है उस स्थिति में एंट्रोपी अधिकतम होती है। इसी प्रकार यदि हम सांख्यिकी में भी यही काम में लें, साम्यावस्था काम में लेते हैं, कहते हैं वहाँ पर भी
उष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम होती है। एट दैट पॉइंट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज द मैक्सिमम। सो साम्य अवस्था पर दोनों ही मैक्सिमम होती है। अतः साम्य अवस्था में इन इक्विलिब्रियम एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम होती है। दोनों राशियों में संबंध ज्ञात करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि जो एंट्रोपी है वो प्रायिकता की फलन होती है। S इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ W। W इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड S इज एंट्रोपी। माना कि एक सिस्टम मानते हैं जिसमें दो छोटे छोटे आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है A व B। इनकी एंट्रोपियाँ S1 S2 है तथा इनकी प्रायिकता W1 W2 है। सो फॉर फर्स्ट केस वी कैन राइट S1 इक्वल टू द फंक्शन ऑफ W1 एंड फॉर सेकेंड केस S2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ W2। दोनों निकायों की मिलाकर बनाए गए संयुक्त निकाय के एंट्रोपी, क्योंकि वो जुड़ती है एंट्रोपी, दोनों के डिसऑर्डर जुड़ जाते हैं, तो S इक्वल टू S1 प्लस S2। सो इसको यदि हम फॉर्मूले के रूप में लिखने हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, सो दिस इज इक्वल टू S को हम लिख सकते हैं FW, S1 को FW1, S2 को FW2। सो इक्वेशन थर्ड इज FW इक्वल टू FW1 प्लस FW2। परंतु प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, मीन्स P इक्वल टू P1 इंटू P2। तो संयुक्त निकाय की जो उष्मागतिक प्रायिकता है W इक्वल टू W1 मल्टीप्लाइड बाय W2। एंट्रोपी जुड़ती है, कंबाइंड सिस्टम के लिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है, यही दोनों में अंतर है। सो वी कैन से FW इक्वल टू FW1 प्लस FW2 को यदि इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं W की इज रिप्लेस्ड बाय W1 W2। सो वी कैन राइट FW1 W2 इक्वल टू F ओनली द फंक्शन ऑफ W1 प्लस F ओनली द फंक्शन ऑफ W2। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू W1 W2। पार्शियल डिफरेंशियल करने पे W1 के रेस्पेक्ट में तो हम मान के चलते हैं कि W2 कांस्टेंट है। सो द लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियल डेल ऑफ द F W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल 1 एंड एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ W2। इसको हम यदि दूसरी तरह से लिखना चाहें तो W2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू डेल F W1 W2 एंड डिवाइडेड बाय डेल W1 W2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय द W2। एंड दिस इज वी कैन राइट, इसको हम राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल करें क्योंकि W2 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 आएगा। सो वी से दैट इज डेल F W1 डिवाइडेड बाय डेल W1। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द W1। और इसको हम दूसरे से रिप्रेजेंट करना है, W2 से रीअरेंज करें तो मिल जाएगा हमें W2 मल्टीप्लाइड डेल FW डिवाइडेड बाय डेल W। हियर वी राइट W1 W2 इज इक्वल टू W and right hand side del W F1 F W1 divided by del W1। Similarly for with respect to W2 यदि डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलता है del F W1 W2 divided by del W2 at constant function W1। और यदि इसी तरह से हम इसको रीअरेंज करके लिखें W1 W1 से मल्टीप्लाई कर दें, सो del F W1 W2 divided by del W1 W2 होल मल्टीप्लाइड बाय W1। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके देखें, सो डेल F फंक्शन ऑफ दी W2 डिवाइडेड बाय डेल W2। रीअरेंज करें तो हमें मिलता है इक्वेशन 7 एंड दैट इज इक्वल टू W1 डेल ऑफ द फंक्शन W डिवाइडेड बाय डेल W इक्वल टू डेल F W2 डिवाइडेड बाय डेल W2। सो दोनों की हम देखें रीअरेंज करके देखें इसमें तो ये मिलता है कि दोनों तरफ डेल इक्वेशन 6 एंड 7 से कि डेल एफ डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू दोनों में आ रहा है, तो इसको रीअरेंज करें तो ये मिलता है 1 बाई W1 डेल एफ फंक्शन ऑफ दी W2 डिवाइडेड बाई डेल W2 इक्वल टू 1 बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई डेल फंक्शन ऑफ W1 डिवाइडेड बाई डेल W1। इस तरह से हम यदि और भी कई सारे सिस्टम का हमने हम ये भी दो निकाय का हमने उपयोग किया है। इस तरह से खूब सारी यदि सिस्टम्स हो निकाय हो तो इन सब के लिए यह एक फंक्शन है जो कांस्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि हर सिस्टम के लिए इसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का एस का वो कांस्टेंट रहता है, तो हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। सो फॉर दिस वन वी कैन राइट ए जनरल फॉर्मूला W मल्टीप्लाइड बाय डेल
a function of the w divided by del w equal to constant and let us suppose it is k. रीअरेंज करें हम इसको, सो del of the function of w equal to k del w by w on integration, बिकॉज यहाँ पे हम इसको डिफरेंशियल को हटाना चाहते हैं, सो हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ द डेल एफ डब्ल्यू इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू बाई डब्ल्यू. So this is equal to the f w function of the w equal to k logarithm natural log w plus c. Here c is the constant of integration. And जैसे हमने सपोज किया था कि एंट्रोपी s इक्वल टू द फंक्शन ऑफ w probability. So s equal to function of w and this is equal to k logarithm of the w plus c. And now we can calculate this c constant of integration by using initial conditions. And at absolute zero temperature we can say c equal to 0, so s equal to k logarithm of the e of w. So this is a important relations between the thermodynamic probability and the entropy.